सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाएं। वंदे मातरम। जैसा कि आप जानते हैं, गुरुवार सायं 7 बजे आरजेएस वाणी का ये फेसबुक लाइव हो रहा है, सकारात्मक भारत जन आंदोलन। और इस सकारात्मक भारत जन आंदोलन को लेकर फेसबुक लाइव गुरुवार को ऑडियो में होता है, आरजेएस वाणी का कार्यक्रम होता है, और शनिवार और रविवार को सायं 7 बजे आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का कार्यक्रम होता है, जिसमें हम और आप रूबरू होते हैं। लेकिन आपके पास कमेंट बॉक्स है, और इस कमेंट बॉक्स का उपयोग करते हुए आप सकारात्मक भारत आंदोलन को समर्थन कर सकते हैं। जैसे कि आबिद मलिक साहब जुड़े हैं, बहुत ही बुद्धिजीवी हैं। संजय ग्याशी लाल जी जुड़े हुए हैं। संजय ग्याशी लाल शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नया ही अंदाज इस कोरोना काल से निपटने का, सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाने का और भारत के भाई बहनों से बातचीत करने का एक नया, आवाज तो वही लेकिन अंदाज नया है। और इसके द्वारा हम लोग कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर पहुंचते हैं, और एक रास्ता भरी जो जिंदगी है उसको भी समरसता में लाने का पूरा प्रयास करते हैं। यही तो है सकारात्मक सोच। और सकारात्मक सोच के साथ अगर जानकारियों का भी पुट डाल दिया जाए तो न केवल मनोरंजन होता है, बल्कि उसके साथ साथ ज्ञानार्जन भी होता है। तो ये ज्ञानार्जन के लिए अब बातचीत करते हैं हम लोग, क्योंकि 25 फरवरी का जो दिन है और गुरुवार है, और 25 फरवरी को क्या कुछ घटनाएं घटी थी तो उससे हम लोग रूबरू हो लेते हैं। और यहाँ पर बताना चाहेंगे कि 25 फरवरी के दिन आध्यात्मिक गुरु, सूफी, वेदांत और रहस्यवादी दर्शन से प्रभावित मेहर बाबा का जन्म हुआ था। वहीं पर जो भारतीय फिल्म अभिनेता डैनी डेंगजोप्पा थे, डैनी के नाम से बहुत ही मशहूर थे, उनका जन्मदिन है। बहुत बहुत बधाई डैनी साहब, आपने तो खलनायक की भूमिका जीवंत कर दी थी। वैसे रियल लाइफ में डैनी साहब बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बिल्कुल प्राण की तरह। प्राण भी बहुत अच्छे आदमी रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिल्मों में खलनायक का सुपरहिट किरदार किया है। 1948 में डैनी साहब का जन्म हुआ था। और यहाँ पर एक और बात बताना चाहेंगे कि फ्रेंच लेखक विक्टर ह्यूगो का भी जन्म हुआ था। वो 26 फरवरी को हुआ था 1802 में। और 25 फरवरी के दिन बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना हुई थी, और वो ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन का जो है वो निधन हो गया था। दोस्तों, उस दिन क्रिकेट का ये जो सम्राट
था वो इस दुनिया को अलविदा कह गया है। बहुत ही दुख भरी खबर हुई थी, ये 2001 में हुई थी। उस समय 92 साल के थे महान क्रिकेटर सर डॉन ब्रैडमैन साहब। और क्रिकेट में जब भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का जिक्र होगा तो डॉन ब्रैडमैन का नाम आदर से लिया जाता रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के इस बल्लेबाज के रिकॉर्ड का पहाड़ इतना ऊंचा था कि उसे लांघने में दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों को कई बरस लग गए। हालांकि उनके कुछ रिकॉर्ड आज भी अटूट बने हुए हैं। 25 फरवरी 2001 को 92 वर्ष की आयु में अंतिम सांस लेने वाले सर डोनाल्ड जॉर्ज ब्रैडमैन ने टेस्ट क्रिकेट में 99.94 के औसत से 6,996 रन बनाए। उनकी रन संख्या के आंकड़े को भले ही बहुत से बल्लेबाजों ने पार कर लिया हो, लेकिन उनके उन औसत को आज तक कोई बल्लेबाज छू नहीं पाया है। तो ऑस्ट्रेलिया के इस महान बल्लेबाज को आज आरजे वाणी में श्रद्धांजलि आप सभी फेसबुक फ्रेंड्स के साथ दे रहे हैं। यही तो है जानकारियों के साथ और एक रसता की जिंदगी को समरसता में बदलने का आरजे वाणी का एक नया कदम, जो कि गुरुवार को ऑडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होती है और शनिवार और रविवार को हम लोग आरजे पॉजिटिव मीडिया की वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं। फ्रैंक नरोन्हा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप जैसे विद्वत जन के अगर कमेंट आ जाएं तो आरजे वाणी सफल हो जाएगी और हमारा उत्साह बढ़ेगा, आपका प्यार मिलेगा तो हम और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कोरोना में जो भी डिप्रेशन, जो भी अवसाद है, उसको ख़त्म करने की अपने अपने अंदाज में कोशिश लोग करते हैं और मीडिया का काम है कि उन डिप्रेशंस से ग्रस्त लोगों को थोड़ा सा भी अगर बाहर निकाल पाएँ, थोड़ा उनको मनोरंजन दे पाए या उनको कुछ जानकारी ऐसी दे पाएँ जो रिपीट हो जाए, जैसे कि ब्रैडमैन साहब के बारे में दिया गया। उसी तरह से 25 फरवरी का जो दिन है वो नवरत्न जो थे बादशाह अकबर के दरबार में राजा बिरबल, तो राजा बिरबल के लिए भी आज का दिन जो है एक शोक भरा है कि कबीले के साथ लड़ाई में राजा बिरबल जो हंसाते थे, लेकिन 25 फरवरी 1586 में वो लड़ाई में मारे गए थे। तो उस समय नवरत्न भी देखिए कैसे लड़ाइयों में जाते थे, राजा भेजते थे, सेनापति होते थे। और राजा बिरबल 25 फरवरी के दिन उनका निधन हो गया था। लड़ाई में एक तरह से कहें मारे गए, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। बिरबल वही जो हंसी के फुहारे हैं, बिरबल की कहानियाँ हैं, चुटकुले हैं, किस्से हैं। तो ये बिरबल साहब की जो है पुण्यतिथि 25 फरवरी। लॉर्ड क्लाइव को आप जानते होंगे, ब्रिटिश हुकूमत थी और पहली बार भारत छोड़ा और 1765 में वापस आया और भारत में 25 फरवरी को अंग्रेज़ी की हुकूमत कायम करने में अहम भूमिका निभाने वाले लॉर्ड क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त प्रथम गवर्नर बने। और 1757 में क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जिसने भारत में अंग्रेजी शासन की जड़ें जमाने में काम किया था। तो ये लॉर्ड क्लाइव ही थे जो 15 फरवरी 1760 को भारत छोड़े थे। 1760 में छोड़ दिए थे भारत 25 फरवरी को, और 1765 में फिर वापस आए थे। और वापस आने के बाद भी जो भारत में अंग्रेजी शासन की जड़ें जमाने का जो काम किया वो लॉर्ड क्लाइव ने किया था। तो ये एक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की। इससे पहले जो लोग देर से जुड़े हैं, जैसे आकांक्षा जी और अभिनेश्वर सक्सेना जी जुड़े हैं, तो बता दें कि हम लोग डैनी जंगजप्पा जी की जन्मदिन को बधाई दे रहे हैं। 25 फरवरी 1948 को डैनी साहब का जन्म हुआ और मेहर बाबा जो थे अध्यात्म के गुरु, 1894 में उनका जन्म हुआ। ये अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बताया था। अच्छा, 25 फरवरी को एक बहुत ही तानाशाह हुआ करते थे फिलीपींस के राष्ट्रपति, और फिलीपींस की राष्ट्रपति बनने के साथ ही देश में तानाशाह फर्डिनांड मार्कोस के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं। फर्डिनांड मार्कोस नाम था। उनका शासन खत्म हो गया था, 25 फरवरी के दिन है। और मारिया कोरोजोन अकीनो ये जो थे ये फिर सत्ता हासिल किए थे। और इन्होंने क्या किया था, मार्कोस ने, जो कि 1973 में देश के संविधान को बदलते हुए
असीम शक्तियां इन्होंने प्राप्त कर ली थी और जनता पर अत्याचार शुरू कर दिया था। 25 फरवरी 1986 को ये बड़ी घटना हुई और ये सबक जो है सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाले लोगों के लिए भी है कि दुनिया ने कई तमाशाह देखे हैं जिन्होंने सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग किया। उनको ऐसा लगने लगा था कि उनकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। हिटलर से लेकर मुसोलिनी तक सबका अंजाम बहुत ही बुरा हुआ है। इतिहास में आप जाएं तो किसी भी तानाशाह का जो अंत है वो बुरा ही हुआ है। और इसी कड़ी में जो तानाशाह थे फर्डिनांड मार्कोस, ये फिलीपींस के शासक थे और विद्रोह हो गया। विद्रोह होने के बाद फिलीपींस में 20 बरस तक तानाशाही शासन करने वाले राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस को सत्ता और देश छोड़कर अमेरिका भागना पड़ा था और सत्ता कोरोजिन अक्विनो को संभालनी पड़ी थी, कोरोजिन अक्विनो को संभालनी पड़ी थी। तो ये सब एक सबक भी है। तो इस तरह से 25 फरवरी का ये जो घटना है और जो जयंती है, पुण्यतिथि है, उसके बारे में जानकारी दे दिए। अब आइए 26 फरवरी, क्योंकि हम लोग करंट में और उसके बाद अगले दिन के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो राजा थे 320 में पाटलिपुत्र का शासक उनको बनाया गया था। और 26 फरवरी को फ्रेंच लेखक विक्टर ह्यूगो, जो राइटर थे फ्रेंच के थे, विक्टर ह्यूगो बहुत ही फेमस, और 1802 में उनका जन्म हुआ था। भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक बेनेगल नरसिंह राव का 1887 में जन्म हुआ। बांग्ला साहित्यकार लीला मजुमदार का 1908 में जन्म हुआ था। वहीं पर पत्रकार एवं साहित्यकार मृणाल पांडे जो कि प्रसार भारती की चेयरमैन भी रहीं, पत्रकारिता में बहुत ही नया उनको मुकाम हासिल है, एक हस्ताक्षर है पत्रकारिता का। लेकिन यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे कि उन पर FIR भी अभी थोड़े दिन पहले उन पे हो गया था और बहुत चर्चा में रही थी मृणाल पांडे जी। और 1946 में मृणाल पांडे जी का जन्म हुआ था। तो ये जानकारी आप तक पहुंचाने में हमें बड़ा आनंद आता है कि देखिए उन लोगों को जो लोग कुछ न कुछ दुनिया में कर रहे हैं, ऐसे जो चर्चित लोग हैं, महापुरुष हैं, उन लोगों की चर्चा करते हैं। अच्छा, पुण्यतिथि हुई है और पुण्यतिथि में हम लोग श्रद्धांजलि भी देते हैं। सन 1712 में आज ही के दिन बहादुर दिल्ली का 7वां मुगल बादशाह प्रथम का निधन हो गया था। 1886 में आज ही के दिन गुजराती भाषा के युग प्रवर्तक माने जाने वाले रचनाकार नर्मद का निधन हुआ। 1887 में आज ही के दिन, मतलब ये 26 फरवरी के दिन की बात है। 26 फरवरी को भारत की प्रथम महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी भारत की प्रथम महिला डॉक्टर कही जाती हैं और उनका निधन हो गया था 26 फरवरी को। 26 फरवरी को 1966 में स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर जी का निधन हो गया था। पुण्यतिथि है 26 फरवरी 1966 में। 26 फरवरी के दिन स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर साहब चर्चा में रहते हैं। और सन 2004 में 26 फरवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शंकर राव चौहान का निधन हो गया था, उनकी पुण्यतिथि है। अब आइए सीधे आपको डिजिटल मीडिया से जो संबंधित जो गाइडलाइन जारी हुआ है तो उसके बारे में चर्चा करते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे सोशल मीडिया पर आकर आप लोग जुड़ते हैं, आप लोग सोशल मीडिया पे कुछ लिखते हैं, कुछ कमेंट करते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि सकारात्मक पत्रकारिता से किसी को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सकारात्मक पत्रकारिता तथ्य पर आधारित होती है और सत्य पर आधारित होती है, तो उसमें कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। सरकार का ये जो कदम है, आज केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन मीडिया के लिए जारी किया है, उससे चिंता करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो अफवाह हो जाती है। और यहाँ पर है कि जो काम आप करें उसके सत्यता और तथ्य जो है वो आपके पास होना चाहिए। तो क्या कुछ है, एक बार मैं दैनिक भास्कर की इस खबर को आप तक पहुँचाते हैं। केंद्र सरकार ने आज सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज़ के लिए गाइडलाइन जारी की, जो कि बहुत दिनों से प्रतीक्षित थी ये। और सरकार ने कहा कि आलोचना और सवाल उठाने की आज़ादी है, पर सोशल मीडिया के करोड़ों यूजर्स की शिकायत निपटाने के लिए भी एक फोरम होना चाहिए था। ऐसी बहुत से लोगों की इच्छा भी थी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया पर अगर कोई गलत कमेंट डाला जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। गलत
गलती से अगर चला गया तो उसे हटा देने की बात कही उन्होंने कहा कि ये पता होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है कि गलत ट्वीट या कंटेंट पहली बार किसने पोस्ट किया। ये भी देखिए, ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा कि OTT और डिजिटल न्यूज़ पोर्टल के बारे में कहा कि उनके यहाँ खुद को नियंत्रित करने की व्यवस्था हो। मतलब जो भी जिस तरह से फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है वैसी ही व्यवस्था OTT के लिए हो। इस पर दिखाया जाने वाला कंटेंट उम्र के हिसाब से हो। हिंसा फैलाने वालों को प्रमोट करने वाला प्लेटफॉर्म अगर सोशल मीडिया है तो उसको नहीं होना चाहिए। रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि हमारे सामने शिकायत आई थी कि सोशल मीडिया क्रिमिनल, आतंकवादी, हिंसा फैलाने वालों को प्रमोट करने का प्लेटफॉर्म बन गया है। भारत में व्हाट्सएप के यूजर्स 50 करोड़ हैं, फेसबुक के 41 करोड़ यूजर्स हैं, इंस्टाग्राम यूजर्स की संख्या 21 करोड़ है और ट्विटर के 1.5 करोड़ लोग यूजर्स हैं। इन सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और फेक न्यूज की शिकायतें बहुत आ रही थीं। ये चिंताजनक बात थी, देश के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी। इसलिए केंद्र सरकार ने ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइन तैयार करने का फैसला लिया। और सोशल मीडिया के लिए क्या नियम बनाए गए? तो सोशल मीडिया के कंपनियों को यूजर्स की शिकायतों के लिए एक अधिकारी रखना होगा और उसका नाम भी बताना होगा। इस अफसर को 15 दिन के भीतर शिकायत को सुलझाना होगा। न्यूडिटी के मामले में अगर शिकायत होती है तो 24 घंटे के भीतर उस कंटेंट को हटाना होगा। ये पहला मतलब प्रथम दृष्टया इस तरह की बातें अभी चल रही हैं। इन कंपनियों को हर महीने एक रिपोर्ट देनी होगी कि कितनी शिकायतें आई और उन पर क्या कार्रवाई की गई। शिकायत पर 24 घंटे के भीतर ध्यान देना होगा और इसे 15 दिन के भीतर सुलझाना भी होगा। किसी भी अफवाह या गलत कंटेंट को पहली बार किसने डाला ये पता करना होगा। अगर भारत के बाहर से भी कोई गलत कंटेंट पोस्ट करता है तो आपको ये बताना होगा कि पहली बार ऐसा ट्वीट या कंटेंट किसने डाला है। अगर आप किसी सोशल मीडिया यूजर के कंटेंट को हटाना है तो उसे आपको उसकी वजह बतानी होगी। OTT और न्यूज़ वेबसाइट्स को 2 बार सेल्फ रेगुलेशन बनाने का मौका दिया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, डिजिटल मीडिया न्यूज़ पोर्टल की तरह करोड़ों लोग OTT प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं जो प्रेस में आते हैं। उन्हें प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना होता है, पर डिजिटल मीडिया के लिए बंधन नहीं है। टीवी वाले केबल नेटवर्क एक्ट के तहत कोड फॉलो करते हैं, पर OTT प्लेटफॉर्म के लिए ऐसा कोई नियम ही नहीं था। तो सरकार ने सोचा कि सभी मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक ही न्यायिक व्यवस्था हो। कुछ नियमों का पालन सभी को करना होगा और व्यवस्था बनानी होगी। यानी आप देखिए, ये चीजें उस दिशा में जा रही हैं कि सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। केंद्र सरकार की यही मंशा है कि सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। आप किसी पक्ष के पक्षकार अगर बनते हैं तो न्यूज कास्टर्स पर भी अब रोक लगेगी। पत्रकारों पे तो रोक है कि आप पक्षकारिता अगर करेंगे तो एक तो वैसे ही लोग आपकी टीवी को बंद कर देंगे, आपके चैनल को बंद कर देंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर हैं तो आप पर कोई बंधन नहीं था और एक रेगुलेशन, इसमें अगर इसको देखा जाए तो ये रेगुलेशन नहीं, ये है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेस्पेक्ट इज द बेस्ट रेस्पेक्ट, उसी तरह से सेल्फ रेगुलेशन इज द बेस्ट रेस्पेक्ट। लेकिन हाँ, अगर इसमें बहुत ज़्यादा कड़ाई होने लगी, आपकी सत्य की घटनाओं को या तथ्य पर घटनाओं पर भी अगर अंकुश लगाने की कोशिश होगी तो निश्चित रूप से फिर मीडिया वाले जो हैं बेचैन भी होंगे, आक्रोशित भी होंगे और उनके अंदर रोष भी आएगा। इसलिए ये कतई सरकार की तरफ से जो है, जो पहले जिस तरह से वो स्वतंत्र होकर और एक सेल्फ रेगुलेशन के तहत अगर काम करें तो सरकार के ये जो नियम हैं वो लिखित में आ गए हैं। लेकिन बिना लिखित भी, कई संविधान तो बिना लिखित हैं, लेकिन फिर भी वो देश चलता है, आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। तो ये देश की बात है। राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम। ये है देश को नमन करते हुए हमें सकारात्मक पत्रकारिता से भारत निर्माण करना होगा। अब उसके लिए नियम बना दिया गया है तो कोई बात नहीं, ये तो वैसे भी देश के लिए करने की ज़रूरत है। और इसके लिए दोनों सदनों में OTT पर 50 सवाल पूछे गए थे। इसके बाद सरकार ने दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में OTT से जुड़े सभी लोगों की मीटिंग बुलाई थी और सरकार ने कहा कि उन्हें सेल्फ रेगुलेशन की बात कही थी। इसी बात को कह रहा था मैं, सेल्फ रेगुलेशन की बात कही गई थी, पर यह नहीं हुआ। दूसरी मीटिंग में
सरकार कहती है कि 100 दिन के भीतर भी व्यवस्था बनाने की बात कही गई, फिर भी न हुआ। इसके बाद सरकार कह रही है कि सभी मीडिया के लिए इंस्टीट्यूशनल सिस्टम तैयार करने की सोची गई, और मीडिया की आज़ादी, क्योंकि मीडिया की आज़ादी तो लोकतंत्र की आत्मा है, पर हर आज़ादी जिम्मेदारी भरी होनी चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नियम है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए प्रोग्राम कोड आएगा, कोई भी प्रोग्राम उम्र के लिहाज से देखा जाएगा। मतलब अगर प्रोग्राम में एडल्ट सीन होगा तो उसे बच्चों को न दिखाया जाए, इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ओटीटी कंपनियों का भी क्लासिफिकेशन करना होगा कैटेगरी वाइज। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया कंपनियों के लिए जैसा रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर्स की शिकायतों के लिए एक अधिकारी रखना होगा। ये मोटा मोटी बात बता रहे हैं, जो भी अभी बताया कि एक यूजर्स की शिकायतों के लिए एक अधिकारी रखना होगा, और इसका नाम भी बताना होगा। किसी भी यूजर की शिकायत पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करना होगा, और 15 दिन के भीतर उसकी शिकायत को सुलझाना होगा। न्यूडिटी के मामले में, अश्लीलता वगैरह के मामले में अगर शिकायत होती है तो 24 घंटे के अंदर उस कंटेंट को हटा देना होगा। कोई दिक्कत नहीं है। कंपनियों को हर महीने सरकार को एक रिपोर्ट देनी होगी कि कितनी शिकायतें आईं और उन पर क्या कार्रवाई की गई। किसी भी अफवाह या गलत कंटेंट को पहली बार किसने डाला, इसकी जानकारी सरकार को देनी होगी। तो बहुत सारी बातें हैं जो सेल्फ रेगुलेशन के अंतर्गत आती हैं, और सेल्फ रेगुलेशन के अंतर्गत जो है वो बेस्ट रेगुलेशन होता है। और अगर देश की बारे में सोच रहे हैं, देश का अहित ना हो, इसके लिए पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आपको किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर पक्षकार हैं तो शायद सरकार की मंशा यही है कि पक्षकारों को अब गिरेबान उनके पकड़े जाएं और पक्षकारों को आइडेंटिफाई किया जाए। तो सरकार अपने ढंग से, सभी सरकारें काम करती हैं, तो इसमें तो केंद्र सरकार की बात है, सभी सरकारें काम करती हैं, इसमें कोई अलग बात नहीं है। सरकार है तो सरकार है, और सरकार की जिम्मेदारी भी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। देश में अमन चैन रहे, शांति रहे। हिंसक चीज़ों को बढ़ावा देने वाली पत्रकारिता को कोई भी समर्थन नहीं करता है। तो इसलिए अभी तक फिलहाल इन चीज़ों के जो भी प्रभाव होंगे उसको हम लोगों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करनी पड़ेगी, और जनता को ये बताना पड़ेगा। ये सोशल मीडिया पे, जैसे कि आरजेएस वाणी में आप सुन रहे हैं, इसी तरह से इन चीज़ों को आप शेयर करके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि सभी अपने भाई बहन जो न्यूज़ कास्टर्स हैं, आप कहिए पत्रकार नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैसेज को वो दूर तक पहुंचाते हैं, तो उनको जानकारी हो जाएगी भाई सरकार ने इस तरह के नियम बनाने शुरू कर दिए हैं, और रेगुलेशन अब जो है शुरू हो गया है। तो अब सेल्फ रेगुलेशन जो है वो ज़रूरी हो गया है। इसलिए ये इनको शेयर कर सकते हैं, आप इन बातों को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आप अपने फेसबुक फ्रेंड्स तक पहुंचा सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंचा सकते हैं, और इस पर कमेंट कर सकते हैं आप। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो एक रास्ता भरी जिंदगी कोरोना काल वाली है उसको दूर करके कहीं ना कहीं इसको बेहतर करने की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। और बेहतर करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग बातचीत करते रहें, और बातचीत करने का मतलब है कि फेसबुक लाइव में आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आपके पास कमेंट बॉक्स है, आपके सारे कमेंट्स को हम लेंगे। अभी हम फिलहाल ये बता दें कि जो लोग जुड़े हैं एक बार फिर से बता दें। आबिद मलिक साहब का धन्यवाद, संजय ग्यासी लाल शर्मा जी का धन्यवाद, फ्रैंक नरहोन्हा साहब को धन्यवाद, अभिनेश्वर सक्सेना जी को धन्यवाद, आकांक्षा जी को धन्यवाद, और बिंदा जी को धन्यवाद, अरुण मुखर्जी जी को धन्यवाद, लक्ष्मेंद्र कुमार चोपड़ा जी को धन्यवाद, पंकज जैन जी को धन्यवाद, इशाक खान जी जुड़े हैं, जय हिंद आपको भी, और देशराज मुस्तर जी जुड़े हैं आपको भी धन्यवाद, चंद्र सैनी जी जुड़े हैं आपको भी वंदे मातरम। अभी अभी जुड़े चित्रंजन कुमार जी, तो चित्रंजन कुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पास कमेंट बॉक्स है, और ये कमेंट बॉक्स हमें मनोबल बढ़ाता है, आपसे आपके विचारों से अवगत होने का हमें एक मौका मिलता है। और इसको अगर शेयर करते हैं आप, तो ऐसी बातों को आप दूर तक पहुंचाते हैं। और सकारात्मक भारत आंदोलन जन आंदोलन का ये ग्रुप है, और इस ग्रुप में अगर आप जानकारी देते हैं तो निश्चित रूप से वो चीज़ें आप तक देश तक पहुंचेगी। हाँ, अब सकारात्मक भारत आंदोलन की बात करें। देखिए, सकारात्मक पत्रकारिता से सकारात्मक भारत निर्माण जो है ये हम लोग तो 5.5 साल से शुरू कर चुके हैं।
तो इसके अंतर्गत बैठकें वगैरह होती रही हैं। कोरोना काल में फेसबुक लाइव और शुरू कर दिया गया और राष्ट्रीय वेबिनार वगैरह शुरू कर दिया गया, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस वगैरह किया गया है। और अब जो है बैठकें शुरू हो गई हैं बसंत पंचमी से। 16 फरवरी से 136वीं बैठक हुई थी और अब 137वीं बैठक के बारे में जानकारी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत ये पटना में हो रही है 137वीं आरजे सकारात्मक बैठक पटना बिहार के लिए। मुख्य वक्ता जो हैं वो प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीमती डॉक्टर शांति ओझा जी हैं और अतिथि वक्ता हैं मानसिक दिव्यांगता विशेषज्ञ श्रीमती सुमन झुनझुनवाला जी। और इन सबको टीम आरजेस फैमिली पॉजिटिव मीडिया फेसबुक फ्रेंड्स की तरफ से स्वागत अभिनंदन कर देते हैं, आप लोगों की तरफ से भी, क्योंकि ये लोग देश का काम कर रहे हैं और आपके आशीर्वचनों से सकारात्मक भारत की गूंज बिहार सहित अन्य राज्यों में पहुंच रही है। बैठक के सह आयोजक हैं पूर्व स्वास्थ्य कर्मी और अध्यात्म प्रेमी श्री ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी। एक वरिष्ठ नागरिक हैं लेकिन देश का काम करने के लिए वो आगे आए हैं। तो आप सबों की तरफ से ऐसी जो लगन है उसके लिए। अच्छा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये आप जानते होंगे। तो उसी दिन जो वार्ता का विषय है वो बहुत ही बढ़िया है, अधिगम अक्षमता और अव्यावहारिक परेशानियां। ये जो दिव्यांग परेशानियां जो होती हैं दिव्यांगजनों की, उस पर है और उसके वैज्ञानिक कारण और निदान पर परिचर्चा होगी। और इसमें श्रद्धांजलि दी जाएगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, प्रथम राष्ट्रपति की पुण्यतिथि है 28 फरवरी, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। डॉक्टर सीवी रमन जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, तीसरे विजेता रहे हैं नोबेल पुरस्कार। पहला तो मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को और ये तीसरे थे डॉक्टर सीवी रमन साहब, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो रमन इफेक्ट की खोज इन्होंने 28 फरवरी को की थी और उसी के चलते ये विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये सारी जानकारियां आप तक पहुंचाना है। इसके साथ साथ महर्षि अरविंद जो महान दार्शनिक और आध्यात्मिक क्रांतिकारी रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और वहाँ पर पुदुचेरी में जाकर आश्रम बनाया इन्होंने और उनकी शिष्या जो थी उन्होंने ओरोविले आश्रम जो 12 किलोमीटर दूर है पुदुचेरी से, वहाँ पर स्थापित किया था। तो ओरोविले आश्रम की स्थापना का जो दिवस है वो 28 फरवरी है, तो इसलिए वहां श्रद्धांजलि दी जाएगी। हम लोग महापुरुषों को श्रद्धांजलि देते हैं आरजेएस की सकारात्मक बैठक में और साथ में जो हमारे अपने परिवार के या उस समाज के या उस गांव के शहर के जो स्थानीय दिवंगत आत्मा है उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं। तो उसके अंतर्गत स्वर्गीय श्री विश्वजीत कुमार जी जो कि सचिव हैं अभिप्सा विशेष विद्यालय के, तो उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। जगह रहेगा अभिप्सा विशेष विद्यालय, महेशपुर, गुलजार बाग, पटना, बिहार। ये यहाँ पर बैठक होगी 28 फरवरी को। तो सभी सह आयोजक को धन्यवाद और जो लोग इसमें भाग लेंगे उन सबों को भी आप लोगों की तरफ से अभिनंदन किया जाता है कि आप देश का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब आइए दिल्ली में 6 मार्च को बैठक होगी। सुरजीत सिंह कोहली जी बैठक के सह आयोजक हैं और 6 मार्च जो है माता जानकी जयंती है, सीता माता की का जन्मदिन है और उस दिन जो है 6 मार्च को ये बैठक होगी। और 7 मार्च को पुण्यतिथि है गोविंद वल्लभ पंत जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, गोविंद वल्लभ पंत साहब, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पे उनको 6 मार्च को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और 6 मार्च को जो साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे साहब, इनकी जयंती है 7 मार्च, तो इस उपलक्ष्य में 6 मार्च को जो बैठक होगी पटेल नगर में होगी, उसमें श्रद्धांजलि दी जाएगी। और इसमें मुख्य वक्ता आध्यात्मिक गुरु सुरजीत सिंह दीदेवार साहब होंगे और अतिथि वक्ता होंगे साहित्यकार राम अवतार बैरवा जी। तो ये तो हो गई बात 6 मार्च की। अब देखिए 7 मार्च पर, आप जानते हैं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है, ये संभवतः 100वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होगा। तो इसको जो बैठक के सह आयोजक हैं नवोदित पेंटिंग आर्टिस्ट के प्रमोटर, जो नवोदित पेंटिंग आर्टिस्ट होते हैं, न्यू पेंटिंग आर्टिस्ट जो होते हैं उनको प्रमोट करते हैं आर्ट क्यूरेटर अविरल जैन जी, ये बैठक के आयोजक होंगे जो सुपुत्र हैं अशोक जैन जी के। और इस अवसर पर सरोजिनी नायडू जी जो कि उत्तर प्रदेश की पहली आज़ादी के बाद राज्यपाल बनी थी और स्वतंत्रता सेनानी, इनको भारत कोकिला भी कहा जाता है, तो इनकी पुण्यतिथि 2 मार्च है। तो 7 मार्च को महिला दिवस पर इनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और इसके साथ साथ श्रद्धांजलि दी जाएगी सावित्रीबाई फुले, जिनकी 10 मार्च को पुण्यतिथि है। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम हिंदुस्तानी शिक्षिका, तो 7 मार्च को इनको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी।
और इसके साथ साथ जो फेसबुक लाइव हो गया शनिवार और रविवार, तो बैठकों के लोगों जो कर रहे हैं उनकी आगामी चर्चा उसमें भी जैसे आज की जा रही है की जाएगी। 11 मार्च को आते हैं, ये दिल्ली में जो बैठक होगी, सह आयोजक होंगे डॉक्टर नरेंद्र टटेसर जो कि निदेशक हैं पूर्ति फूड विजन के। और 11 मार्च जो है वो विश्व किडनी दिवस है, तो उस दिन भी ये बैठक होगी और इसमें भी श्रद्धांजलि दी जाएगी सावित्रीबाई फुले को, और अभी इसकी और तैयारी चल रही है। और 22 मार्च को झारखंड में विश्व जल दिवस मनाया जाएगा और शहीद दिवस भी है 23 मार्च। तो शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बलिदान दिवस 23 मार्च के उपलक्ष्य में 22 मार्च को श्रद्धांजलि, या अभी डेट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये बैठक होगी झारखंड में सह आयोजक हैं पुष्कर बालाजी जो कि प्रिंसिपल हैं महिला कॉलेज की, और वो करेंगी झारखंड में। साहित्यकार महादेवी वर्मा जयंती है और 21 मार्च विश्व कविता दिवस है, तो विश्व कविता दिवस के उपलक्ष्य में 26 मार्च के लगभग में ये बैठक जो है वो तय हो रही है। वहाँ पे आरजेएस की सकारात्मक बैठक होगी। तो यहाँ पर कुल लब्बो-लुबाब ये है कि 137वीं बैठक की पूरी तैयारी हो चुकी है, मुख्य वक्ता और वो सारे डिसाइड हो चुके हैं और आयोजक से कम्युनिकेशन भी हो रहा है। हाँ, इसके साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे कि श्रीमती प्रेम प्रभा झा जी जो कि इंदौर में रहती हैं और आरजेएस फैमिली से जुड़ी हैं, आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान की भेंट करता हैं, उन्होंने अपना स्नेह वचन कहें या अपने आशीर्वचन कहें, उन्होंने बैठक के आयोजन की सफलता के लिए एक कीर्तन गाया है और आपको मैं इसको साझा कर रहा हूँ। श्रीमती प्रेम प्रभा झा जी, इन्होंने पहले मैथिली गीत भी गाया था और आज इन्होंने एक कीर्तन गाया है, ये आप लोगों तक साझा कर रहे हैं। श्रीमती ये आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान की भेंट करता भी हैं। आप जानते हैं ना, पूर्वजों और महापुरुषों की याद में आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान स्वतंत्रता दिवस पर भेंट करेगा, आप प्रदान करेंगे, तो ये भेंट करता है उस अवार्ड की। और इन्होंने विद्यापति जी, महाकवि विद्यापति जी के नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है। तो आइए इनसे सुनते हैं प्रेम प्रभा झा। मैंने चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरमाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तूने मुझको जग में भेजा देकर सुंदर काया, तूने मुझको जग में भेजा देकर सुंदर काया। मैंने इस संसार में आकर इसमें दाग लगाया, जन्म जन्म की मैली चादर अब क्या दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, इन पैरों से चल कर मैं तो, इन पैरों से चल कर मैं तो तेरे मंदिर कभी न आया, जहाँ जहाँ पूजा हो तेरी कभी न शीस झुकाया, हे हरिहर मैं हार के आया, हे हरिहर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ा
मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तो आपको कैसा लगा? श्रीमती प्रेम प्रभा झा जी इंदौर से आरजेएस फैमिली से जुड़ी हैं, आरजेएस फैमिली के राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता भी हैं, और इन्होंने 137वीं बैठक जो कि ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी कर रहे हैं उसके आयोजन की, जो कि 28 फरवरी को है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर, उसकी सफलता के लिए ये कीर्तन गाकर उन्होंने ये अपना आभार, अपना वो बधाई दिया है, एक तरह से अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। तो आप समझिए कि इस तरह से आरजेएस फैमिली जो है वो जगह जगह से बैठक की आयोजन को सफल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अभिप्सा विशेष विद्यालय महेशपुर गुलजार बाग में है, पटना बिहार में, वहाँ पर वो दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए काम करती है अभिप्सा विशेष विद्यालय। और इसके लिए जो आरजेएस फैमिली काम कर रहे हैं, तो एक और बात है कि हमारे आरजेएस फैमिली से आरजेएस स्टार हैं, आपको बताना चाहेंगे मनोज कुमार झा जी। आज मनोज कुमार झा जी से बात हुई और मनोज कुमार झा जी ने कहा कि मैं जमशेदपुर गया था और जमशेदपुर में वहाँ पर शादी विवाह समारोह में गए थे। आज बात हुई, बहुत ही अच्छी बातचीत हुई है। और मनोज कुमार झा जी आरजेएस स्टार हैं। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में उनको आरजेएस स्टार फैमिली का, वंदना झा जी और मनोज झा जी, आरजेएस स्टार फैमिली। देखिए, ये भारत में 2017 में स्वतंत्रता दिवस पे एक नया ही अनूठी पहल की गई थी, हस्बैंड वाइफ को सम्मानित करने का। और ज़्यादातर तो पत्रकार थे, लेकिन मनोज झा जी को सम्मानित किया गया 2018 में सम्मानित किया गया। और उसमें वंदना झा जी और मनोज झा जी हस्बैंड वाइफ को आरजेएस स्टार फैमिली अवार्ड प्रदान किया गया था। तो ये भी एक अनूठी पहल है आरजेएस की। जैसे कि आरजेएस का अभी 2021 के स्वतंत्रता दिवस पे कार्यक्रम जो होगा आरजेएस का, उसमें एक अनूठी पहल की गई है कि अपने पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का अवार्ड दिया जाएगा। कंसेप्ट को देखिए कि अपने पूर्वजों को, अपने ही परिवार के लोगों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का अवार्ड दिया जाएगा, क्योंकि आरजेएस जो है राम जानकी संस्थान, ये राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम टीम है जय हिंद जय भारत के लिए। और सकारात्मक पत्रकारिता से भारत निर्माण करने की कोशिश है। हम लोगों ने 137वीं बैठक करने जा रहे हैं 28 को, उसके बाद लगातार सिलसिला स्वान जारी रहेगा। और अभी बैठकें आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी के अनुसार अभी 10 से 20 लोगों की बैठकें हो रही हैं, और राष्ट्रीय कार्यक्रम अगस्त में होगा, वो भव्य होगा, क्योंकि तब तक कोरोना का प्रभाव जो है वो खत्म हो जाएगा। वो अनुमान करते हैं जितना जल्दी ख़त्म हो जाए और लोगों को सकारात्मक बनाने का जो अभियान है 5.5 साल से जो चल रहा है, वो और तेज़ी से आगे बढ़े। इसमें बहुत सारी चीज़ें, सकारात्मक भारत, एक सकारात्मक सोच सकारात्मक परिणाम देता है। इसको गांठ बांध लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मंत्र हम लोगों को मिला था 2007 से 2009 के बीच में, तब बीजारोपण हुआ था। और दो लोग या 2 संस्थाएं मिली थी, राम जानकी संस्थान और जो TJAPS कृषि विकास शिल्प केंद्र जो है, TJAPS KBS के पश्चिम बंगाल हुगली घंटेगुरी धनियाकली की संस्था है, और सोमेन कोले जी सचिव हैं। तो उनके साथ बातचीत होने के बाद 2015 से ये अभियान जो है वो शुरू हो गया, और वो परिवार के साथ दिल्ली राष्ट्रीय कार्यक्रम में आते भी रहे हैं। और लगातार हम लोग राष्ट्रीय वेबिनार वगैरह करते रहे। इसके साथ साथ फेसबुक लाइव का आप ये समझिए कि 21वां ये एपिसोड हो रहा है। इतने एपिसोड फेसबुक लाइव 1 घंटे का कम से कम होता है, और उसमें हम लोग जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। उसी तरह से आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। और सिलीगुड़ी में जब दूरदर्शन में थे वो आपके इशाक खान साहब, तो उन्होंने बैठक में भाग लिया था, उनको आमंत्रित कराया गया था, जहाँ पे बैठक हो रही थी सिलीगुड़ी में। और वहाँ पर इस तरह से आरजेएस फैमिली को जोड़ने की भी कोशिश होती है। जो जहाँ भी हैं वहाँ पर वो अतिथि के रूप में इशाक खान साहब बुलाए गए थे, और एनडीएमसी के मंच पे भी आए थे, उन्हें बोलने का भी मौका दिया गया था। और लगातार आरजेएस के आकाशवाणी और दूरदर्शन की जो ग्रुप है उसमें जुड़े हुए हैं। और क्या लिखते हैं, आज उनके मन में एक विचार आया और वो विचार उन्होंने साझा किया है, सभी ग्रुपों में भेजा जाएगा। लेकिन आपके पास ये ब्रेकिंग हो रही है, इशाक खान साहब ने आरजेएस फैमिली के बारे में क्या कुछ कहा है, मैंने भी नहीं सुना है, लेकिन अभी अभी आया है ये।
नमस्कार, आदाब, जय हिंद। साथियों, इधर कई दिनों से एक विचार मन में चल रहा था, तो सोचा आरजेएस फैमिली को बता ही दूं। वर्षों से एक सकारात्मक कार्यशैली की आवश्यकता महसूस हो रही थी, लेकिन इसकी शुरुआत कौन करे, कैसे करे। बाहर समूह में इधर उधर अपने ग्रुप में बहुत कम बोलने वाले, लेकिन हाँ, आकाशवाणी की माइक पर दहाड़ने वाले उदय कुमार मन्ना जी ने अपने दिल्ली आवास के आसपास के बच्चों को एकत्र कर रविवार गुरुकुल तो कभी स्कूलों में जाकर सकारात्मकता के बीज बोए। जब लोग जुड़ने लगे तो तमाम लोग जुड़ने लग गए, कारवां बनने लगा और लोगों को समन्वित करने के लिए, एक समूह में शामिल करने के लिए उनको एक दो नहीं बल्कि अनेक समूह बनाने पड़े। आप सब जानते होंगे, देखते होंगे। समूह है सम्मानित आरजेएस यानी राम जानकी संस्थान। ये वट वृक्ष आज आपके सामने है। सकारात्मक भारत को लेकर कुछ सालों से तो आरजेएस टीम अन्य राज्यों की यात्रा पर भी देखी गई है। ये कैसा जुनून है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। राष्ट्र सर्वोपरि, देश भर में कई बैठकें हो चुकी हैं। मुझे भी सिलीगुड़ी और दिल्ली की बैठकों में आनंद और ज्ञान के साथ सम्मान मिला। आरजेएस के राष्ट्रीय समारोह का भी हिस्सा बना। फेसबुक लाइव में भी मैं हिस्सा लेता रहा हूं। सचमुच सकारात्मक सोच ने एक चुंबक की तरह मुझे जोड़े रखा। और सबसे बड़ी बात, आरजेएस भाई बहनों का अपनापन। यही तो इसमें खूबसूरती है दोस्तों। अच्छी बातों, अच्छे विचारों को प्रमुखता देना। समूह में सकारात्मकता की ट्रेनिंग नहीं मिलती, हो जाती है। जैसे वो कहते हैं ना, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। हमें आप सबसे प्यार है, अपने इस संस्थान, अपने इस परिवार से प्यार है। इसमें लोगों की छुपी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का प्रयास देखना अच्छा लगता है। जैसे मेट्रो ने एक वर्क कल्चर विकसित किया, जनता उसके नियम कानून को सिर्फ आंखों पर ले रही है और लिया भी। उसी प्रकार सकारात्मक वर्क कल्चर को आरजेएस ने स्थापित करने की कोशिश की है। न सिर्फ भाषा साहित्य में, वातावरण में, बातचीत में, बल्कि पूरे कार्यशैली में, कार्य व्यवहार में सकारात्मकता की धारा प्रवाहित किया जा रहा है। मुझे गर्व है, मैं श्री मन्ना जी के साथ यानी आरजेएस के साथ जुड़ा हूं। आरजेएस फैमिली मेरी फैमिली है। आप सबको हार्दिक बधाई और धन्यवाद। आपका भाई मोहम्मद इसहाक खान। जहाँ तो इशाक भाई थे और इन्होंने अपने उद्गार जो है बहुत दिनों से कह रहे हैं कि मैं सोच रहा था, लेकिन आज इन्होंने ये भेजा और सभी ग्रुपों में इसको भेज दिया जाएगा। और इनको आरजेएस फैमिली के जो भी सकारात्मक प्रयास हो रहे हैं वो अच्छे लग रहे हैं, इसलिए अपनी भावनाओं को पहली बार इन्होंने एक उद्गार दिया, एक शेयर किया है। तो आप तक मैंने पहुंचाना सोचा कि इसको पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि आरजेएस फैमिली जो कुछ भी बोलती है। अभी प्रेम झा जी का आपने वो कीर्तन सुना, जो कि शुभकामना दे रही थी, कीर्तन के माध्यम से भगवान को याद कर रही थी कि ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी की जो बैठक है वो राष्ट्रीय स्तर का हो, जिसमें से बातें कुछ निकल के आएँ। तो इसलिए आज जो साहित्यकार डॉक्टर शांति झा जी हैं, उनसे आज बातचीत हुई, मेरी भी बातचीत हुई है। और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने कहा कि वो बैठक में आने के लिए राजी हो गई हैं। बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हैं डॉक्टर शांति ओझा जी। और सुमन झुनझुनवाला जी दिव्यांगता, जो मानसिक दिव्यांगता होती है, उसके विशेषज्ञ हैं। तो उन सबको सुनने का और जानने का, अभिप्सा का ये प्रयास जो है वो बड़ा सराहनीय है। तो इस तरह की आरजेएस फैमिली जो है वो एक काम कर रही है। और इसके साथ साथ जो मैंने चर्चा कर रहा था कि झारखंड गए थे अभी शादी ब्याह समारोह में, और आज मनोज कुमार झा जी से टेलीफोनिक बातचीत हुई और मनोज झा जी ने ये कहा कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, तो अब आगे वो बताएंगे। लेकिन मनोज झा जी की जो सकारात्मक सोच है, जो कि गांधी मार्ग के संपादक हैं, प्रबंध संपादक हैं, और गांधी पीस फाउंडेशन आप जानते हैं आईटीओ दिल्ली में है, और मनोज कुमार झा जी आरजेएस स्टार भी हैं। तो जो सकारात्मक सोच के साथ जो राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम जो स्मारिका प्रकाशित की गई थी, उसमें मनोज कुमार झा जी का एक आलेख प्रकाशित हुआ था।
तो हमने सोचा कि आजकल पत्रकारिता की बात चल रही है, सरकार गाइडलाइन लेकर आ गई है, तो मनोज झा जी ने क्या कहा, क्योंकि हम लोगों का तो सकारात्मक सोच के साथ ही सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो अपने काम हो या सरकार के काम करें या फिर समाज में काम करें, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ आरजेएस फैमिली काम करती है, जैसा ईशा खान जी ने कहा। अब मनोज कुमार झा जी की तरफ मुखातिब होते हैं। इन्होंने हेडलाइन दिया, पत्रकारिता और हमारी सकारात्मक सोच से भारत निर्माण। क्या लिखते हैं मनोज कुमार झा जी? किसी भी तंत्र में पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है, चाहे वो प्रजातंत्र ही क्यों ना हो। नकारात्मक पत्रकारिता से हमें सदा सचेत रहना ही चाहिए। देश और दुनिया में बदलाव और निर्माण के अनेक अवयव होते हैं, लेकिन सभी अवयव देश और क्षेत्र के ही हैं। व्यक्ति, समूह, वर्ग, जाति, रंग आदि सबके सब अपने ही हैं। निर्माण के विचार सबसे पहले एक व्यक्ति में निहित होता है, इसलिए सबसे पहले हमारी सोच सकारात्मक हो, ये अनिवार्य है। निर्माण और बदलाव के परिणाम को बहुत दूर तक देखने वाले ही विरोध करते हैं। विरोध को यदि हम सकारात्मक सोच के दायरे में रखकर देखेंगे तो निर्माण में स्थायित्व और गति दोनों को बल मिले और मिलता ही है। मेरा मानना है, मनोज कुमार झा जी का मानना है कि मतभेद होना विरोध नहीं माना जा सकता है। मनभेद होने से देश निर्माण में कठिनाई होती है। तो जहां पर अलग अलग विचार होंगे वहां मत का भेद तो होगा ही, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। यानी दूसरों को सुनने की ताकत अगर है तो हम सकारात्मक हैं। यही कहना है मनोज झा जी का। और आगे लिखते हैं कि सकारात्मक पत्रकारिता से देश निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। देश किसी एक वर्ग विशेष, क्षेत्र विशेष या जाति रंग विशेष से महानिर्माण का रास्ता नहीं खोलता। मानवता और अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर ही हम अपनी सकारात्मक सोच से भारत निर्माण को शाश्वत बल, स्थायी और गति प्रदान कर सकते हैं। पत्रकारिता में हमेशा सकारात्मक सोच प्रथम पायदान पर होना अनिवार्य है, और सामाजिक सरोकारों से जब हम जुड़ेंगे तो स्वतः ही हमारी सोच सकारात्मक होती चली जाएगी। मानवता और देश निर्माण से ही हमारी सोच में भी सकारात्मकता आ सकती है। भारत निर्माण की सफलता के लिए जनता को तैयार करना और जिम्मेदारी निभाने के लिए उसे तैयार करना हमारी सकारात्मक सोच से ही संभव है। मनोज कुमार झा जी, तो मनोज कुमार झा जी से आज बातचीत हुई और उन्होंने सकारात्मक सोच के साथ कुछ एक प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि इस बात को आप लोगों तक पहुंचा जाए। अब देखना यह है कि मनोज झा जी किस तरह की प्लानिंग को लेकर, गांधी मार्ग के प्रबंध संपादक हैं, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, और उनकी सृजनात्मकता कहां तक हम लोगों को ले जाएगी उसका इंतजार हम लोग करें। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों तक पहुंचानी थी, और इसके साथ साथ अब आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आपके जो भी विचार हैं यहाँ पर आते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा लगेगा। आबिद मलिक साहब, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। संजय ग्यासी लाल शर्मा जी धन्यवाद। फ्रैंक नरहोना जी धन्यवाद। अभिनेश्वर सक्सेना जी धन्यवाद। आकांक्षा जी, बिंदा जी धन्यवाद, और अरुण मुखर्जी जी धन्यवाद। लक्ष्मेंद्र कुमार चोपड़ा जी, पंकज जैन जी, ईशा खान जी, और देशराज मुस्तर जी, चंद्र सैनी जी, चितरंजन कुमार जी, दीप माथुर जी, कृष्ण पाल जी, और सुरेंद्र सिंह जी। अभी फिलहाल इतने लोग जुड़े हैं, और दीप माथुर जी लिखते हैं उत्तम, अति उत्तम, धन्यवाद सर। आरजेएस ऑब्जर्वर हैं दीप माथुर जी। और इशाक खान जी लिखते हैं जय हिंद, जय भारत, आरजेएस, धन्यवाद। यही कमेंट अभी तक विंदा जी का वंदे मातरम आया है, आकांक्षा जी का जय हिंद आया है, और कोई कमेंट नहीं आया है। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन समय लगभग समाप्त हो रहा है। अब थोड़ी देर में आप लोगों से यही विनती करेंगे कि जो कोरोना का समय है उसमें हमें थोड़ा बहुत एक्सरसाइज रोज़ाना करना ज़रूरी है। ये पहले भी ज़रूरी था, लेकिन आज बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं मुंबई या आप कहें महाराष्ट्र में कोरोना का संकट, वहाँ पे बादल मंडरा रहे हैं, और दिल्ली में ऐसी हो गई है कि घोषणा की अगर आप आते हैं तो चेकिंग वगैरह ज़रूरी हो गई है, क्वारंटाइन भी होना पड़ सकता है, और इस तरह की चीज़ें जो है वो ज़रूरी भी हैं। और कोरोना से बचने के लिए खान पान में सादा भोजन, सादा खान पान जो है वो सदा से अच्छा रहा है,
और इसके साथ साथ जो एक्सरसाइज है, कुछ ऐसे सांसों की एक्सरसाइज है, क्योंकि कोरोना का प्रभाव जो है फेफड़े पे ज़्यादा पड़ता है। और किसी भी तरह से अपना रेजिस्टेंस पावर बनाने की कोशिश में अगर हमारे भारतीय भाई बहन रहेंगे, देखिए ध्यान हम लापरवाही न करें। ज़माना ख़राब चल रहा है और बहुत सारे जो फ्रॉड लोग हैं वो लोग फ्रॉड करते हैं। तो एक ऐसी ही घटना जो है वो भी सामने आ रही है। फ्रॉड करके लोगों से पैसे लेना, उसमें कई लोगों को शामिल करना, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाना। लेकिन सारी चीज़ें लाभ भी पहुंचाते हैं लोग, फ्रॉड जो हैं वो प्रथम दृष्टया तो लगता है कि अरे अच्छा काम है, ये है वो है, लेकिन कानून के दायरे में फंसने पर एक शख्स था वो जेल भी जा चुका है। लेकिन फैशन और ऐश मिजाज आदमी था, लेकिन उसका निधन हो गया, हार्ट अटैक हो गया। तो ज़िंदगी जो है उसको हम लोगों को बचाना है, तो हमें स्वस्थ जीवन शैली जो है कोरोना ने सिखा दिया है, उसको अपने जीवन में धारण करना, आचरण भी वैसा करना। और यहाँ पर सकारात्मक सोच जो है, जिसका कि आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, वो आप चला रहे हैं, आप सभी के सहयोग से ये चल रहा है। और सकारात्मक सोच को राम जानकी संस्थान ने पहली बार भारत के अंदर लेकर आई। 5.5 साल से जो कोशिशें की गई वो अब रिजल्ट जो है अब आने शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि बैठकें जो है पहले भी आप जानते हैं कि कई राज्यों में हुई थी और अभी भी कई राज्यों में, अभी 3 राज्यों में शुरू हो चुकी हैं कोरोना के बाद। 26 फरवरी से शुरू हुई हैं। तो 3 राज्यों से जो हमारे बैठक के सह आयोजक हैं, जो राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम करते हैं, जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं, ऐसे ही लोग आगे आते हैं जिन्हें सिर्फ पैसा कमाना है और उसको भोगना है। तो ऐसी चीज़ों से राष्ट्र का हित नहीं हो सकता है, क्योंकि समाज कल्याण की भावना सरकार की भी होती है और हर व्यक्ति की होनी चाहिए। क्योंकि अकेले सरकार के भरोसे इस देश को छोड़ने की जो विचार है वो उचित नहीं है। ये देश हम सबका है और इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है। तो उसको अपने जिम्मेदार नागरिक बनना ज़रूरी है। जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए हमें थोड़ा समय अपने दोस्तों के लिए सोचना, उनसे कभी बातचीत कर लेना। हाँ, महिला दिवस से एक नई घोषणा शुरू होने वाली है। अभी ये शुरू नहीं हो रही है, इसको विधिवत नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ, जब महिला दिवस का कार्यक्रम होगा महिलाओं के बीच में, कि हम लोग जब फ़ोन करेंगे, जैसे नमस्कार, जय हिंद नमस्कार, या वंदे मातरम नमस्कार, ये हम लोग, या नमस्कार वंदे मातरम वालेकुम सलाम, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हम लोग पहले से 2017 से शुरू कर चुके हैं। आरजेएस फैमिली में लोग जानते हैं। इसी तरह से अब जब भी फ़ोन किसी भी आरजेएस फैमिली का, या वैसे भी अपने जीवन में अपनाना है कि हम लोग जब बातचीत करेंगे तो चाहे हमें हंसी आए या ना आए, शुरुआत तो करनी पड़ेगी, एक आदत बनानी पड़ेगी कि हमारी बातचीत में चाहे वो 1 मिनट की हो, 30 सेकंड की हो, लेकिन एक हास्य का पुट जो है हम दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दूसरा आदमी तो अनजान है, हो सकता है वो सकारात्मक भारत आंदोलन के बारे में नहीं जानता हो, तो बहुत सारी चीज़ें वो निर्दोष है, वो इनोसेंट है, लेकिन हम तो जानते हैं। तो इसीलिए आरजेएस के ग्रुप में अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से शुरू हो जाएगा कि हम लोग अपनी बातचीत में थोड़ा सा नहीं भी हंसी आए तो हंसकर बातें करने की एक पुट जरूर डालें। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप भी जानते हैं कि कोई अगर शोक की बात हो तो उसमें हंसने, ये तो खैर समझने की बात है, लेकिन हास्य के मामले में हम लोग अब तरजीह देंगे। जैसे कि जय हिंद को, और कुछ लोग लिख भी रहे हैं जय हिंद, जय भारत, और वंदे मातरम भी लिखते हैं लोग, लिखे भी हैं। जैसे कि वंदे मातरम बिंदा जी ने लिखा है, और जय हिंद आकांक्षा जी ने लिखा है, इशहाक खान जी ने लिखा है, सभी आरजेएस फैमिली में हैं। और देखिए चंद्र सैनी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, चंद्र सैनी साहब ने वंदे मातरम जय हिंद लिखा। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये हमें देश से कनेक्ट करता है। ये कोई हम लोगों का नारा नहीं है। हम लोग तो उन आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, महापुरुषों के आदर्शों पर चलने की कोशिश करते हैं। हो सकता है बहुत से लोग जैसे कि चंद्र सैनी साहब जैसे कामयाब हो जाते हैं जो वंदे मातरम जय हिंद लिख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये लिखना जो है ये अपने आप में एक
प्रेरक होता है कि आप देश से कनेक्ट कर रहे हैं। आप उन चीज़ों को जब लिखेंगे धीरे धीरे आदत हो जाएगी, तो ये हमारे ब्लड में आ जाएगा। और जब डीएनए में आप समझिए कि वो डीएनए में आ जाएगा, तो डीएनए में आने के बाद क्या है कि पूरे भारत में ये राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम गूंजने लगेगा। और राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र हित की बात फिर दूसरे पायदान पर आ जाता है। पहले तो हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना है। ये बहुत ही देश निर्माण के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। और ये सादा जीवन और उच्च विचार, आरजेएस में जो जीवन है वो अगर अच्छे विचारों वाला है तो उसको बहुत प्रमोट किया जाता है। जैसे ईशा खान जी ने कहा अपने ऑडियो में कि जो प्रतिभाएं हैं, छुपी हुई प्रतिभाएं, और देखिए जैसे कि प्रेम झा जी की जो कीर्तन था उसको शेयर किया गया। तो इस तरह की अन्य चीज़ों को भी जो लोग भेजते हैं, जो लोग अपनी ऑडियो भेजते हैं, जो लोग अपनी वीडियो भेजते हैं, जो अपनी गायकी कलाकार का ग्रुप है आरजेएस का, आरजेएस के 19 ग्रुप हैं और उसमें अलग अलग विधाओं के लोग हैं और अपने अपने क्षेत्र के बारे में बातचीत करते हैं, उसमें भेजते हैं उन जानकारियों को। जो जानकारी अच्छी लगती है वो मैं सारे ग्रुपों में भेज देता हूं। तो ये सब एफर्ट्स क्यों किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि हमारे अंदर राष्ट्र सर्वोपरि की भावना है। सभी भारत के लोग जो हैं वो हमारे भाई बहन हैं और यही रिश्ता आरजेएस 5.5 साल से निभा रहा है और आगे भी निभाता रहेगा। और इसीलिए फेसबुक लाइव जो है वो 3 दिन शुरू कर दिया गया। पहले तो डेली किया जा रहा था और उसके बाद शनिवार और रविवार को किया गया। उसके बाद अब एक ऑडियो में भी लाया गया, क्योंकि अमीन सयानी साहब के ऊपर, जो 88 साल के अमीन सयानी साहब को दुआ करते हुए हम लोगों ने एक अमीन सयानी जी पर आधारित कार्यक्रम किया था, बड़ा ही हिट रहा था। लगभग 3 कार्यक्रम अमीन सयानी साहब, जो कि रेडियो के पुरोधा रहे हैं, बिनाका गीतमाला के रहे हैं, 88 साल के हैं और वो दीर्घायु हों, ये कामना करते हुए कार्यक्रम जो है उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित किया गया था और बड़ा ही सफल रहा था। और फेसबुक पर वो लोड है और इसलिए हुआ कि अब एक ऑडियो भी शुरू कर दिया जाए। तो गुरुवार को सायं 7 बजे प्रत्येक गुरुवार को सायं 7 बजे, जैसे आज आ रहा है सायं 7 बजे ऑडियो में आएगा और वीडियो ये आरजेएस वाणी का होगा गुरुवार का, और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का कार्यक्रम रूबरू होकर, मतलब उसमें आपकी वीडियो भी दिखाई जाएगी, आपके जो भेजेंगे उसको भी दिखाया जाएगा साथ में, और जो महापुरुष हैं उनको भी श्रद्धांजलि देने के लिए आपको चेहरा उनका दिखाया जाएगा। शनिवार और रविवार सायं 7 बजे, ये भी प्रत्येक शनिवार और रविवार को आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का कार्यक्रम आएगा। तो इन बातों को इसलिए चर्चा करना ज़रूरी है कि जानकारी के साथ जो एक रसता है उसको कैसे ख़त्म करें। तो ज़्यादा बात न करते हुए अपनी वाणी को हम यहाँ विराम देंगे। और आपके कई कमेंट आ जाते हैं जो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो पाते हैं, तो खेद है हमें, लेकिन आपका अगर कमेंट आएगा तो हम ज़रूर अभी आपको बताते कि आपका कमेंट आ गया है। सुरेंद्र सिंह जी अभी जुड़े हैं और संजीव पवार जी जुड़े हैं, तो आप सभी का धन्यवाद करते हुए उदय मन्ना अपनी वाणी को विराम कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि 7 से 8 का आरजेएस वाणी या आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का कार्यक्रम फेसबुक लाइव होता है और ये सभी फेसबुक लाइव सभी ग्रुपों में भेजा जाता है। इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर भी डाल दी जाती है। तो जय हिंद और जय भारत करते हुए अपनी आरजेएस फैमिली, पॉजिटिव मीडिया और फेसबुक फ्रेंड्स से विदा लेता है आपका दोस्त उदय मन्ना। जय हिंद, जय भारत। अभी अभी नरेंद्र टेटेसर जी दिखाई दिए हैं, तो नरेंद्र टेटेसर जी आपका भी धन्यवाद। बाकी जो जिनका नाम मैं नहीं ले सका तो किसी वजह से वो यहाँ डिस्प्ले नहीं हो पा रहा होगा। नरेंद्र टेटेसर जी का आ गया जी, जुड़ गए, अभी अभी जुड़े, तो चलिए धन्यवाद आपको। वंदे मातरम लिखते हैं नरेंद्र टेटेसर जी। और नरेंद्र टेटेसर जी को के कार्यक्रम की चर्चा की गई। विश्व किडनी दिवस पर नरेंद्र टेटेसर जी सह आयोजक हैं आरजेएस की बैठक के। तो अब अनुमति के साथ एक बार फिर जय हिंद, जय भारत। शनिवार 7 मार्च आपसे मुलाकात होगी, कुछ नई जानकारी और नए आइटम के साथ, और सकारात्मक बैठकों के बारे में जो 28 तारीख को होगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि जी हाँ, 27 फरवरी को आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।